हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं श्री तपसी एजुकेशनल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 10th का फर्स्ट लेसन यानी कि इंचेंटेड पूल स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे और आज इसका आपका समापन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अभी तक इस इंचेंटेड पूल कहानी में पढ़ा हुआ था कि युधिष्ठिर के चारों भाई पानी की खोज में जाते हैं, लेकिन बहुत देर तक वापस नहीं आते। फिर युधिष्ठिर के मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं कि मेरे भाइयों को क्या हो गया, कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं पड़ गए होंगे। ये सोचते हुए युधिष्ठिर आखिर में उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और ढूंढते ढूंढते युधिष्ठिर एक तालाब के किनारे पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि उनके चारों भाई मूर्छित पड़े हुए हैं। फिर युधिष्ठिर विलाप करते हैं, अपने भाइयों के लिए रोते हैं और प्यास से व्याकुल होकर वो भी तालाब में पानी पीने के लिए उतरते हैं। लेकिन जैसे उतरते हैं तुरंत उनके सामने एक अदृश्य आवाज़ आती है जो उन्हें पानी पीने से रोकती है और ये कहती है कि पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, वरना जो तुम्हारे भाइयों के साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ भी होगा। फिर युधिष्ठिर और उस अदृश्य आवाज़ यानी कि यक्ष के बीच में ढेर सारे प्रश्न और उत्तर होते हैं। युधिष्ठिर हर प्रश्न का उत्तर सही देते हैं। अंत में वो यक्ष युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट होता है, खुश होता है और वो युधिष्ठिर से कहता है कि अब मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवित कर सकता हूँ। तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं उसके बाद अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड। इन द एंड का मतलब होता है आखिर में। इन द एंड आखिर में। द यक्ष आस्क्ड यक्ष बोला, ओ किंग हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स। वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स का मतलब तुम्हारे मृत भाइयों में से कोई एक। वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से कोई एक कैन नाउ बी रिविव्ड, उसे जिंदा किया जा सकता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से क्या कहा कि हे राजन, अब मैं तुम्हारे इन मरे हुए भाइयों में से किसी एक को जिंदा कर सकता हूँ। Who do you want to come back to life? यक्ष फिर पूछता है, Who do you want? तुम किसे चाहते हो to come back to life? कि उसे जीवन दे दिया जाए। मतलब तुम किसको जीवन वापस देना चाहोगे? तुम्हारे हिसाब से किसको मैं जीवन वापस दे दूं? आगे देखिए। It took युधिष्ठिरा a moment. मोमेंट का मतलब होता है एक क्षण, एक पल, थोड़ा सा समय, ठीक है। इट टुक युधिष्ठिरा ए मोमेंट। युधिष्ठिर को एक पल लगा, एक क्षण लगा टू थिंक, ये सोचने में। एंड देन और उसके बाद ही विश्ड उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्सेंट यानी कि बादल के समान रंग वाले। बादल कैसा होता है? नीला होता है, श्याम रंग का होता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं ही विश, युधिष्ठिर ने अपनी इच्छा बताई, दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्सेंट यानी कि श्याम रंग वाले। यहाँ क्लाउड मतलब बादल या श्याम रंग कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेंट मतलब रंगों वाले, ठीक है। क्लाउड कॉम्प्लेक्सेंट यानी कि श्याम वर्ण वाले, श्याम रंग वाले। लोटस आइड कमल के समान नैनों वाले, आँखों वाले। ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती वाले। एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुला और लंबी भुजाओं वाले नकुल। लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री जो कि पड़े हुए हैं। लाइंग जो कि पड़े हुए हैं, लाइक मतलब समान, किसके समान? ए फॉलन इबोनी ट्री एक गिरे हुए आबनूस के पेड़ के समान। माइट अराइज उन्हें जीवित कर दिया जाए। युधिष्ठिर ने अपनी इच्छा जाहिर की कि श्याम रंग वाले, कमल के समान नैनों वाले, चौड़ी छाती वाले, लंबी भुजाओं वाले नकुल जो कि आबनूस के पेड़ के गिरे हुए पेड़ के समान पड़े हैं, उन्हें जिंदा कर दिया जाए। आगे देखिए अब क्या होता है। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा। यक्ष इस बात पर बहुत खुश हुआ। देखिए प्लीज का मतलब होता है PLEASED। प्लीज्ड का मतलब यहाँ पे खुश हुआ, ठीक है। द यक्ष वॉज प्लीज्ड यक्ष बहुत खुश था। एट दिस युधिष्ठिर की इस बात पर। एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा और उसने फिर युधिष्ठिर से पूछा, क्या पूछा? व्हाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीमा। तुमने नकुल को क्यों चुना इन प्रेफरेंस टू भीमा यानी कि भीम के स्थान पर। मतलब भीम के स्थान पर तुमने नकुल को ही क्यों चुना जीवित करने के लिए?
हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके अंदर 16,000 हाथियों का बल है। ऐसा कहा जाता है कि भीम बहुत ताकतवर थे और उनके अंदर 16,000 हाथियों के समान बल था। ठीक है, तो यक्ष वही प्रश्न करता है युधिष्ठिर से कि तुमने आखिर भीम के स्थान पर नकुल को क्यों चुना? भीम के अंदर तो 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, यक्ष फिर कहता है आई हैव हर्ड, मैंने सुना है दैट कि भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है। डियर का मतलब प्यारा होता है, प्रिय होता है। डियर का मतलब भालू भी होता है, डियर का मतलब महंगा भी होता है, और डियर का मतलब प्रिय भी होता है, प्यारा भी होता है। हम जब लेटर लिखते हैं तो हम लिखते हैं ना माई डियर फ्रेंड्स, है ना। ठीक है, तो डियर का मतलब प्यारा या प्रिय भी होता है। तो यक्ष कहते हैं दूसरे से आई हैव हर्ड, मैंने सुना है दैट कि भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुना, और आखिर तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? एंड वाई नॉट अर्जुना, तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है बल। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा होता है। अब यक्ष फिर कहता है एंड वाई नॉट अर्जुना, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसके भुजाओं का बल ही तुम्हारी सुरक्षा है। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिसके भुजाओं का बल ही इज योर प्रोटेक्शन, तुम्हारी सुरक्षा है। आखिर तुमने ऐसे अर्जुन को क्यों नहीं चुना जो जिसकी भुजाओं का बल ही तुम्हारी सुरक्षा है, उसी से तुम सुरक्षित रहते हो। आगे देखिए, टेल मी वाई यू चूज नकुला रादर देन आइदर ऑफ दीज टू। अब फिर यक्षक पूछता है युधिष्ठिर से टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज, तुमने क्यों चुना नकुल को, रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों के बजाय, यानी कि भीम और अर्जुन के बजाय तुमने नकुल को ही क्यों चुना, मुझे बात तुम बताओ। ठीक है, देखिए आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। ठीक है, जब हम दो में से किसी एक के लिए कोई बात करते हैं तो उसके लिए हम आइदर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और नाइदर का इस्तेमाल होता है दो में से किसी एक के लिए भी नहीं। ठीक है, जैसे मुझे कहना है कि मेरे पास दो कलमें हैं और दोनों में से एक कलम अच्छी चलती है, लिखने में अच्छी है, तो मैं क्या बोलूँगा? आइदर पेन राइट्स वेल, आइदर पेन राइट्स वेल। और अगर मुझे कहना हुआ कि दो कलमें हैं, दोनों में से कोई भी अच्छे से नहीं चलती है, तो मैं क्या बोलूँगा? नाइदर पेन राइट्स वेल। ये थोड़ी सी ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। आइदर नाइदर आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप टाइम दीजिएगा मुझे, मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँ कैमरा। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे। पैरा 10 पे आते हैं। युधिष्ठिरा रिप्लाइड, अब जब यक्ष ने पूछा कि तुम मुझे बताओ कि तुमने अर्जुन और भीम की जगह पे नकुल को क्यों चुना, तो अब युधिष्ठिर का उत्तर क्या आता है? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे यक्ष, धर्म मनुष्य का एकमात्र सुरक्षा कवच है। यहाँ शील्ड का मतलब होता है सुरक्षा कवच। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? शील्ड का मतलब क्या होता है? सुरक्षा कवच। तो युधिष्ठिर कहते हैं ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, मनुष्य का एकमात्र सुरक्षा कवच उसका धर्म होता है, एंड नॉट भीमा और अर्जुना, ना कि भीम और अर्जुन। यानी कि तुम जो ये कह रहे हो कि भीम और अर्जुन से ही मेरी सुरक्षा है, ये गलत है। किसी भी व्यक्ति का सुरक्षा कवच उसका अपना धर्म होता है। आगे देखिए, इफ धर्मा इज गिवन अप, गिव अप मतलब होता है त्याग देना। अब युधिष्ठिर कहते हैं इफ धर्मा इज गिवन अप, अगर धर्म को त्याग दिया जाए, धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रुइंड, तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। रुइन का मतलब होता है बर्बाद होना। ठीक है, मैन विल बी रुइंड, तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। देखिए वाइफ, WIFE, वाइफ का मतलब होता है पत्नी, और जब पत्नी का हम प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं पत्नियां, तो वाइफ का वाइफ्स बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में अगर F
होता है तो या एफ ई होता है, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम एफ को हटाकर वहाँ पे वी ई एस लगा देते हैं। जैसे कि नाइफ का मतलब होता है चाकू, और अगर मुझे ढेर सारे चाकुओं की बात करनी हो, मतलब मुझे नाइफ का प्लूरल बनाना हो, तो मैं बोलूँगा नाइव्स, के एन आई वी ई एस। ठीक है। वैसे डब्ल्यू आई एफ ई वाइफ का मतलब होता है पत्नी, और अगर कई पत्नियां हैं तो डब्ल्यू आई वी ई एस वाइब्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप ध्यान रखेंगे। देखिए, कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। अब युधिष्ठिर कहते हैं कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, यानी कि कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। देखिए, पत्नी एक से अधिक है, दो है, इसलिए वाइफ्स यूज किया जा रहा है। ठीक है। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। युधिष्ठिर कहते हैं कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती। अब युधिष्ठिर कहते हैं आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ, एंड और सो शी इज नॉट कंप्लीटली बेरीव्ड। इसलिए युधिष्ठिर कहते हैं कि इसलिए वो पूरी तरह से पुत्रहीन नहीं है। यहाँ बेरीव्ड मतलब हो जाता है किसी चीज से पूरी तरह से हीन हो जाना। ठीक है। किसी चीज से पूरी तरह से हीन हो जाना मतलब उसके पास वो चीज बिल्कुल नहीं बचना। ठीक है। अब ये कहते हैं आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ, एंड सो और इसलिए शी इज नॉट कंप्लीटली बेरीव्ड, वो पूरी तरह से पुत्रहीन नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस may be even, I ask that Madri's son Nakula may revive। अब युधिष्ठिर कहते हैं इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन। अब कहते हैं चूंकि न्याय का पलड़ा बराबर रहे इसलिए ज़रूरी है। स्केल मतलब ऐसे तराजू होता है। ठीक है। न्याय का तराजू या न्याय का पलड़ा बराबर रहे इसलिए ज़रूरी है। आई आस्क दैट माद्रीज सन नकुला में रिवाइव, और इसीलिए मैंने कहा कि नकुला को जीवित कर दिया जाए जो कि माद्री का पुत्र है। मतलब दोनों तरह से दोनों ही माताएं किसी भी तरह से पुत्रहीन नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ तो माद्री माँ का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए, और इसीलिए मैंने नकुला को जीवित करने के लिए कहा। आगे देखिए। The Yaksh was most pleased with Yudhishthira's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. The Yaksh was most pleased. Please मैंने कुछ देर पहले मैंने बताया था, pleased मतलब होता है खुश होना। ठीक है। The Yaksh was most pleased. यक्ष बहुत ज़्यादा खुश था with Yudhishthira's impartiality, युधिष्ठिर की इस निष्पक्षता से, मतलब जिस तरह से उन्होंने निष्पक्ष होकर फैसला लिया, किसी की तरफ भेदभाव नहीं किया कि अगर वो चाहते तो अपने भाइयों को जीवित करने के लिए कह सकते थे, लेकिन युधिष्ठिर ने जिस तरह से निष्पक्ष होकर फैसला लिया, इस बात से यक्ष बहुत खुश हुआ। एंड ग्रांटेड, और उसने आशीर्वाद दिया, दैट कि ऑल हिज ब्रदर्स, कि उनके सारे भाई वुड कम बैक टू लाइफ, पुनर्जीवित हो जाएं। यानी यक्ष ने उनके सारे भाइयों को पुनर्जीवित होने के लिए आशीर्वाद दे दिया। आगे, इट वॉज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ। अब बात सामने आती है कि वो यक्ष जो था वो कोई और नहीं बल्कि यमराज था। यमा मतलब यहाँ पे यमराज, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो कि मृत्यु का देवता का जिसे कहा जाता है। इट वॉज यमा, वो यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्षा, जिन्होंने जिन्होंने लिया हुआ था द फॉर्म ऑफ द यक्षा, यक्ष का रूप। यानी वो कोई और नहीं था, यमराज था जो कि मृत्यु का देवता होता है, और उसी ने यक्ष का रूप धारण किया हुआ था। सो दैट, ताकि ही माइट शी, ताकि वो देख सके युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम, ताकि वो युधिष्ठिर को देख सके एंड टेस्ट हिम, और उनके ज्ञान और उनके न्याय की परीक्षा ले सके। आगे देखिए। ही इम्ब्रेस्ड, इम्ब्रेस मतलब गले लगाना होता है। ही इम्ब्रेस्ड, उन्होंने गले लगा लिया युधिष्ठिर को, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और फिर वो वहाँ से गायब हो गए, मतलब अदृश्य हो गए। ठीक है। तो ये आपकी पूरी कहानी थी द इंचेंटेड पूल की। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हमने पूरी कोशिश से आपको ये 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। चलिए, अब कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़रूरी हैं, आप इनको भी देख लीजिएगा।
एंजाइटी, ANXIETY, ग्लॉसरी में आते हैं हम। एंजाइटी मतलब होता है बेचैनी या फिर चिंता, फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर अबाउट द फ्यूचर। अनसर्टेनिटी मतलब होता है अनिश्चितता, एंड फियर अबाउट द फ्यूचर, और भविष्य का डर। ठीक है, आगे देखिए। सब्जेक्टेड, ब्रॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसी चीज़ के प्रभाव में आ जाना, किसी चीज़ का, किसी परिणाम को भुगतना। ठीक है, सब्जेक्टेड मतलब किसी चीज़ के प्रभाव में आना, फिर किसी चीज़ के परिणाम को भुगतना। आगे देखिए। कीप ऑन, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। कीप ऑन का मतलब होता है कोई काम जारी रखना, कंटिन्यू रखना। वंडर, वेंडर अबाउट, देखिए WANDER, वेंडर का मतलब होता है घूमना, और वेंडर अबाउट का मतलब इधर उधर बेवजह घूमना। ठीक है, आगे देखिए। फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, FAINT, फेंट, टू बिकम अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश, मूर्छित। बियर का मतलब होता है सहना, सहन करना, पुट अप विथ। ये ध्यान रखेंगे, पुट अप विथ, ये एक फ्रेज है। जैसे इसका अगर हम यूज देखें सेंटेंस में तो कैसे होता है, माई फ्रेंड कैन नॉट बियर द साइट ऑफ ब्लड, व्हेन शी सॉ माई वाउंड शी फेंटेड। आगे बढ़ते हैं। यक्ष किसे कहते हैं, एक काइंड ऑफ डेमी गॉड, एक प्रकार के भगवान को, एक प्रकार का देवता ही होता है, उसे यक्ष कहते हैं। आगे देखिए। धर्म, हेयर यूज इन द सेंस ऑफ गुड डीड्स। अब यहाँ धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, यहाँ धर्म का मतलब है अच्छे कर्म। हेयर यूज्ड इन द सेंस ऑफ गुड डीड्स। डीड, DEED, डीड का मतलब होता है कर्म, कार्य। ठीक है, गुड डीड्स यानी कि अच्छे कर्म, तो यहाँ धर्म का मतलब अच्छे कर्म है। वेदास, वेदास आप जानते हैं, जो वेद हमारे हिंदू धर्म में हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। द हॉली बुक्स ऑफ हिंदूज, हॉली बुक्स यानी कि पवित्र पुस्तकें, किसकी, ऑफ हिंदूज, हिंदुओं की। आगे है आपका ओवर पावरिंग। ओवर पावरिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रभावी, जो बहुत ज़्यादा जोरदार टाइप का हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, वेरी स्ट्रांग, तीव्र कह सकते हैं। पूल का मतलब होता है तालाब, ए स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर, शांत जल का एक छोटा सा क्षेत्रफल, मतलब एक ऐसा एरिया, एक ऐसा भूभाग जहाँ पे पानी हो और वो शांत हो। नदी में जहाँ आप जानते हैं पानी बहता रहता है, तो उसे हम पूल नहीं कह सकते, तालाब को हम पूल कह सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोसीड का मतलब होता है कोई काम आगे बढ़ाना या आगे की ओर प्रस्थान करना, प्रोसीड। ठीक है, टू गो फॉरवर्ड। ट्रैक्ट, ट्रैक्ट का मतलब होता है रास्ते। अक्सर खेतों में आप देखते होंगे मेड़ों पे छोटी छोटी पगडंडियाँ होती हैं, और उसी को हम ट्रैक्ट्स कहते हैं। स्पॉटेड मतलब होता है चितकबरा, चकत्तेदार, विथ स्मॉल राउंड मार्क्स। सेक्रेड का मतलब होता है हॉली या पवित्र। रिस्ट्रेन का मतलब होता है अपने आप पर नियंत्रण रखना, कंट्रोल रखना, रिस्ट्रेन। ठीक है, देखिए रिस्ट्रेन के और भी सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। एब्स्टीमियस होता है, ठीक है, एब्स्टेन होता है, तो ये सारे वर्ड्स रेस्ट्रेन के सिनोनिम बन सकते हैं। माउंड, MOURN, माउंड का मतलब होता है विलाप करना। ठीक है, एक्सप्रेस सॉरो, शो ग्रीफ, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, सॉरो मतलब दुख, शो ग्रीफ मतलब दुख दिखाना। ठीक है, जब कोई रोते हुए चिल्लाते हुए अपने दुख को प्रकट करता है तो उसे हम माउंड कहते हैं। देखिए माउंड के बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे कि बीवेल होता है, BEWAIL, बीवेल का मतलब भी होता है विलाप करना। उसके अलावा हाउल, HOWL, हाउल होता है। लैमेंट होता है, LAMENT, लैमेंट। तो ये सारे वर्ड्स जो है ये माउंट के सिनोनिम हो सकते हैं, इन सब का मतलब भी होता है विलाप करना, शोक प्रकट करना। VOW, वो का मतलब क्या होता है, VOW, वो का मतलब होता है सोलेम प्रोमिसेस। सोलेम मतलब होता है खुद से, प्रोमिसेस मतलब वादे, जो खुद से वादे किए जाते हैं अपने आप से, सोलेम प्रोमिसेस। ठीक है, प्रतिज्ञा। एक्साइल, EXILE, एक्साइल का मतलब होता है वनवास। आपने सुना होगा भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। ठीक है, उसके अलावा महाभारत में पांडवों को वनवास हुआ था, तो उसी को हम एक्साइल कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। जरा हम कैमरा एडजस्ट कर लें, आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। आई थिंक दिख रहा होगा आपको क्लियर। चलिए, एक मिनट, बहुत क्लियर नहीं है। आई थिंक नाउ इट्स ओके। सो आगे आते हैं, देखिए। फॉरसेक, वेरी गुड वर्ड,
FORSAKE, फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना, बेसहारा कर देना, ठीक है। लीव एलोन इन अ हेल्पलेस कंडीशन। माइट, MIGST, माइट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, ठीक है, जो बहुत बलशाली हो, जिसके पास बहुत ताकत हो, उसे हम कहते हैं माइटी। लिम्स, लिम्स का मतलब होता है लेग्स एंड आर्म्स, यानी कि हाथ और पैर, ठीक है। कंज्यूमिंग, कंज्यूमिंग का मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग, यानी कि विनाशकारी। हीड, हीड मतलब होता है ध्यान देना, पे अटेंशन टू। क्वेंच का मतलब होता है, आपको मैंने पढ़ाते हुए बताया था, क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, सेटिस्फाई स्पेशली थर्स्ट। रेस्क्यू मतलब होता है किसी को बचाना, यानी कि सेव करना। सैल्वेशन, सैल्वेशन का मतलब होता है मुक्ति। जब लोग कोई तप वप करते हैं, तपस्या करते हैं, फाइनली लोग कहते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है ना, तो वो मोक्ष जो होता है, मुक्ति जो होती है, उसी को हम सैल्वेशन कहते हैं। द सेविंग ऑफ अ पर्सनस सोल फ्रॉम सिन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। बाई एसोसिएशन विथ, एसोसिएशन मतलब होता है संगत या फिर साथ, ठीक है। बाई एसोसिएशन विथ मतलब किसी के साथ में, किसी की संगत में। सॉरो स्ट्राइकन, सॉरो मतलब होता है दुख, और स्ट्राइकन मतलब भरा हुआ, दुख से भरा हुआ। यहाँ पे सॉरो स्ट्राइकन मतलब क्या होता है, दुख से भरा हुआ, फुल ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ मतलब भी दुख होता है, पीड़ा होता है, तो इसका मतलब क्या आएगा, व्याकुल या कह सकते हैं दुखी, ठीक है। नेक्स्ट डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब होता है प्रस्थान करना, ठीक है। डिपार्ट का मतलब प्रस्थान करना वैसे होता है, लेकिन यहाँ इस पार्ट में डिपार्ट का मतलब क्या है, प्रस्थान करना, मतलब दुनिया से प्रस्थान कर जाना। दुनिया से प्रस्थान करने का मतलब क्या होता है, मर जाना, पास अवे या फिर डाई। आपने देखा होगा डिपार्ट से बनता है डिपार्चर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। रिविव, रिविव का मतलब होता है किसी को पुनर्जीवित करना, कम बैक टू लाइफ। क्लाउड कॉम्प्लेक्शनड, यानी कि मेघ वर्ण, मेघ मतलब बादल होता है, वर्ण मतलब रंग, बादल के रंग वाला, अर्थात सांवला, यानी कि थोड़ा सा श्याम रंग का, ठीक है। लोटस आइड, लोटस मतलब कमल होता है, लोटस आइड मतलब कमल नयन, अर्थात सुंदर आंखों वाला, जिसकी आंखें कमल के समान सुंदर हों, उसे हम कहते हैं लोटस आइड। ब्रॉड चेस्टेड, जिसकी छाती चौड़ी हो, चौड़े सीने वाला, अर्थात बलशाली। लॉन्ग आर्म्ड, लंबी भुजाओं वाला, लॉन्ग मतलब भुजाएं होती हैं, आर्म मतलब, लॉन्ग मतलब लंबा, आर्म मतलब भुजाएं, लॉन्ग आर्म और लंबी भुजाओं वाला, अर्थात भाग्यशाली। इबोनी, इबोनी का मतलब होता है आबनूस का पेड़, ठीक है। द नेम ऑफ अ डार्क कलर्ड ट्री, आबनूस कहते हैं इसको। शील्ड, शील्ड का मतलब होता है किसी का सुरक्षा कवच या उसका रक्षक, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, रक्षक। रुइन मतलब होता है डिस्ट्रॉय, इसका सिनोनिम है रुइन का, डिस्ट्रॉय, बर्बाद होना। इवन का मतलब होता है बराबर या फिर समान, ठीक है। इवन का मतलब यहाँ पे है फेयर या इक्वल, यानी सम या बराबर। वैसे मैथमेटिक्स में इवन का मतलब सम संख्या भी होती है। चलिए, तो ये आपका ग्लॉसरी का सारा वर्ड खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आगे हम आपको फिर अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ाने वाले हैं वो आपका पोइट्री का फर्स्ट लेसन होगा क्लास 10th वालों के लिए। हम पोइट्री का फर्स्ट लेसन आपको पढ़ाएंगे, और ऐसे एक एक लेसन आपका प्रोज़ का और एक पोइट्री का चलता रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी मीनिंग्स होती हैं मैं उनको अच्छे से आपको बताता रहूँ, कोई कुछ भी छूटे ना। फिर भी अगर कुछ छूटता है तो आप खुद से डिक्शनरी में, फ़ोन के ज़रिए ऐप्स में आप डाउनलोड कर लीजिए डिक्शनरी के, और वहाँ से आप मीनिंग्स को चेक करके उनको नोट करते रहिए, बिकॉज मीनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मीनिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको इंग्लिश समझनी है तो, ठीक है। चलिए, इन्हीं के साथ, इसी के साथ वीडियो हम समाप्त करते हैं। आगे फिर मुलाकात होगी कल के लिए। आप सेफ रहिए, घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय।